सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किडोमा मूशिंग की हेल्प कराने आ चुका है तो मूशिंग खुश होने लगी किडोमा को देखकर कि तभी रियो बाहर आ गया और पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है एंड क्या ये वही लड़की है जो स्कूल के बाहर हमें मिली थी। मूशिंग बताती है कि हाँ ये वही है। तो वहीं किडोमा जो कि रियो से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसे मजबूरन रियो से बात करनी पड़ती है और फिर तभी वो इन दोनों के कहने से पहले अंदर चला गया। मूशिंग जो कि अंदर जाने से डर रही होती है कि कहीं कोई सीन नहीं हो जाए, लेकिन रियो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाता है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि किडोमा कैसे फुल एनर्जी के साथ बॉयज सॉन्ग्स पर सिंगिंग कर रहा है, जिसे देखकर रियो एंड मूशिंग ये दोनों हैरान थे। फिर तभी किडोमा थक हार कर बैठ गया। रियो बोला कि तुम में तो बहुत ही एनर्जी है, लाओ अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर जब डाइट फूड ऑर्डर करने लगा तो तब किडोमा पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बीमार है, यानी मैं बच्चों वाला खाना नहीं खाता हूँ। और फिर खुद से सभी चीजों को ऑर्डर करता है, स्पेशली स्पाइसी चीजों को। रियो हैरानी से पूछता है कि क्या तुम इतनी सारी चीजें खा लोगी, तो तब वो कहता है कि हाँ आराम से। लेकिन वही मूशिंग उसे इशारों में डांटने लगती है कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकती हो क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड से एलर्जी है। किडोमा कहता है कि तो क्या हुआ, एलर्जी तुम्हें है ना, मुझे थोड़ी। तो तब वो उसे याद दिलाने लगी कि जिस बॉडी में तुम हो वो मेरी बॉडी है। तो तब जाकर किडोमा को बात समझ आई। तो वहीं रियो इन्हीं दोनों को देख रहा था कि ये दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। मूशिंग अब लाइट फूड ऑर्डर करती है, जिसमें भी किडोमा बार बार यही कहता जा रहा होता है कि कम से कम थोड़ा तो स्पाइसी ऑर्डर करो, यानी थोड़ा स्पाइसी चिकन और कोल्ड ड्रिंक भी। लेकिन मूशिंग मान ही नहीं रही थी कि तभी रियो खड़ा हुआ और बोलने लगा कि मुझे अब सब समझ आ चुका है कि आखिर तुम दोनों के बीच सीन क्या है। मूशिंग शॉक रह गई कि मतलब यानी आप क्या समझ चुके हो। तो वहीं किडोमा भी हैरानी से देखने लगा कि भला इसे क्या समझ आ गया। तो तब रियो मूशिंग से कोड वर्ड में बात करता है बिकॉज उसे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए बोला कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अपना एंजॉय करो। और फिर जब यहाँ से चला गया तो तब मूशिंग किडोमा से पूछती है कि आखिर तुम्हारा भाई मुझे ऐसे इशारे करके क्यों गया है, यानी उसका इस चीज से क्या मतलब। तो तब किडोमा समझ तो जाता है कि उसका भाई क्या इशारा करके गया है, लेकिन वो चुप होकर बैठ गया। और फिर जब ये दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे तो तब यहाँ किडोमा अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मुझे अपना भाई रियो क्यों नहीं पसंद, क्योंकि पहले ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, यानी मॉम की डेथ के बाद सिर्फ यही मेरा ध्यान रखता था और मुझे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन एक दिन ये मुझे बिना बताए अब्रॉड स्टडी करने के लिए चला गया, यानी एक तरह से मुझे छोड़कर चला गया, जिस वजह से मैं अकेला पड़ चुका था। क्योंकि डैड मुझे वैसे पसंद नहीं करते, इसलिए जब भी मैं रियो को कॉल करता था तो ये कॉल पर भी मुझसे बात नहीं करता था, यानी सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है जैसी औरों की होती है, इसलिए मुझे नफरत है अपनी फैमिली से, यानी अपनी फैमिली के एक एक मेंबर से, जिनमें से एक ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया है और ना ही मुझे अपना समझा है। और फिर इमोशनल होकर रोने लगता है। तो तब जाकर मूशिंग को किडोमा की फीलिंग्स समझ आई कि स्टार्टिंग से किडोमा खुद को कितना अकेला फील करता आ रहा है, तभी वो चिड़चिड़ा बना है। इसलिए वो किडोमा के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। तो तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ, यानी कि किडोमा को भी एक अपनापन सा फील हुआ। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब किडोमा स्कूल आ रहा था तो तब उसे रास्ते में रियो मिला, जो कि पूछता है कि क्या मैं तुमको याद हूँ। किडोमा कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, यानी हम कल ही तो मिले थे। तो ये सुन रियो हंसने लगा और फिर एक बॉक्स निकाल कर देने लगता है कि तुम ये प्लीज मेरे भाई किडोमा को दे देना, क्योंकि तुम मेरे भाई की क्लोज फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें हमारे फैमिली रिलेशन के बारे में भी पता ही होगा कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता होगी कि मैं आज भी उसे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, इसलिए उसकी फिक्र करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं वो तुम्हारी वजह से आए हैं, यानी कि उसने मुझे बहुत टाइम के बाद ब्रदर कह के पुकारा है। तो ये सब सुन किडोमा जो कि सोच रहा है कि अब ये आखिर मेरे क्लोज होने की कोशिश क्यों कर रहा है जब इसे मैं पहले याद नहीं था, इसलिए वो बॉक्स अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके इस बिहेवियर को देखकर रियो हैरान है और फिर कहने लगा कि इस लड़की में ठीक मेरे भाई जितना एटीट्यूड है, यानी ये सेम किडोमा जैसी है, तभी ये उसकी दोस्त बन पाई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूशिंग जो कि लेट नाइट स्टडी कर रही थी एंड एक क्वेश्चन जो उससे सॉल्व हो ही नहीं रहा था, तो तब रियो मूशिंग की हेल्प कराता है क्वेश्चन सॉल्व कराने में। मूशिंग रियो से इम्प्रेस होने लगी कि वाह आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो वहीं रियो बोलता है कि तुमको स्टडी के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है, इसलिए नेक्स्ट डे वो मूशिंग को अपने साथ
एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी लेकर आता है, जहाँ उसने पूरे सेकंड फ्लोर को अपने भाई के लिए रेंट पर ले लिया है। जो सब देखकर मुशिंग शॉक रह गई कि क्या सच में ये पूरा प्लेस आज से स्टडी करने के लिए सिर्फ मेरा है। तो तब रियो बोलता है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है कि रियो ने जब जैसे मोशिंग को कुछ गिफ्ट करा जिससे उसे स्टडी में बहुत हेल्प मिलेगी, तो तब मोशिंग और भी ज्यादा खुश हो गई। इसलिए खुश होकर पूछती है कि क्या हम दोनों साथ में सेल्फी लें। रियो बोला कि हाँ बिल्कुल, और फिर ये दोनों सेल्फी क्लिक कर लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर जब एक दिन मोशिंग की बुक्स बाहर रखी थी जिन्हें देखकर डैड गुस्सा हुए और बोले कि ये क्या किडोमा ने सब जगह सामान कर रखा है। तो तब रियो उनका हाथ पकड़ लेता है और डांटता है कि डैड प्लीज किडोमा की किसी भी चीज को टच मत करिए, बिकॉज उसके एग्जाम चल रहे हैं जिन पर वो फुल फोकस दे रहा है। तो तब डैड रुक गए, मगर फिर अपने रूम में आकर अपनी वाइफ को बताने लगते हैं कि मेरे दोनों बेटे एकदम ही चेंज हो चुके हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो पहले वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे भी किडोमा के लिए कुछ करना चाहिए। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि जब मोशिंग लाइब्रेरी में थी तो तब उससे किडोमा मिलने आया, जो कि हैरान है कि क्या सच में रियो ने ये पूरी जगह तुम्हारे लिए रेंट पर ले रखी है। तो तब वो कहती है कि हाँ, ताकि मेरे सभी एग्जाम अच्छे से जाएं, और फिर किडोमा को भी याद दिलाने लगती है कि तुम्हें भी एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, बिकॉज तुमको पता है ना कि तुम मेरी बॉडी में हो जो कि क्लास टॉपर है। तो तब किडोमा चुप होकर बैठ गया और बोला कि हाँ मैं सब देख लूंगा। मोशिंग स्टडी के बीच में वाटर पीने वाली थी कि तभी रियो उस वाटर को चेंज करके मोशिंग को हॉट वाटर देता है, ये बताकर कि ये वाला लो, वो पहले वाला ठंडा हो चुका होगा। तो तब मोशिंग खुश हुई एंड उसे थैंक्स करती है। तो वहीं किडोमा ये सब देख हैरान है। फिर जब मोशिंग कुछ लेने उठी तो तब रियो जल्दी से एक बुक लेकर आ गया और बोला कि तुम यही लेने वाले थे ना। तो तब मोशिंग कहती है कि हाँ आपका थैंक्स। तो तब किडोमा फिर से हैरानी से इन दोनों को देखता है, इसलिए पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। रियो बोला कुछ भी तो नहीं, यानी हम ब्रदर्स हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो तब किडोमा चुप होकर बैठ गया एंड अब क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि रियो कैसे बार बार मोशिंग का ख्याल रख रहा है, इसलिए जब मोशिंग फिर से उठी किसी काम के लिए तो तब किडोमा खुद भी उठ गया और पूछने लगता है कि इस बार तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, यानी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बट रियो बोला कि पक्का मेरे भाई को वॉशरूम जाना होगा, जिसे सिर्फ मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए। तो तब किडोमा और ज्यादा चिढ़ जाता है इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर कि कैसे ये दोनों प्यार जता रहे हैं। और फिर जब उसने मोशिंग के मोबाइल का वॉलपेपर देखा जिसमें इन दोनों की साथ वाली फोटो थी, तो तब वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिर मैं इस मोशिंग का क्या करूं, यानी मैंने इससे जितना रियो से दूर रहने को बोला था ये उससे उतनी ही दोस्ती बढ़ा रही है। सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किडोमा के फादर किडोमा के लिए बंस रेडी कर रहे हैं। फिर जब मॉम आई तो उन्होंने वो बंस उनको टेस्ट करवाए, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरे थे, जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डैड पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो तब वो झूठ कह देती हैं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी हैं, इतने ज्यादा कि मैं इमोशनल हो गई एंड मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। तो ये सुन डैड खुश हो गए। मोशिंग भी यहाँ आ गई जिसे डैड ने रोका और बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बंस रेडी करे हैं, जरा इन्हें खाकर तो बताओ कि कैसे हैं। तो ये सुन मोशिंग खुश होने लगती है कि क्या मेरे लिए, और फिर तभी खुशी से उन्हें खाने बैठ गई। लेकिन जब जैसे उसने बन को टेस्ट करा तो तब उसका भी बुरा हाल हो गया कि आखिर ये कैसा जहर है। पर अब क्योंकि डैड ने उन्हें बहुत ही प्यार से बनाया था, इसलिए मोशिंग को जबरदस्ती उन्हें खाना ही पड़ा, यानी कि जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके। डैड किसी काम से किचन में गए तो तब मॉम जल्दी से वो बंस लंच में रखकर मोशिंग को दे देती हैं और बोली कि तुमको स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। तो तब मोशिंग खुशी से यहाँ से चली गई, या कहो कि वो टॉर्चर होने से बच जाती है, जबकि डैड ये बोलते रह गए कि अरे मैंने तो तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए भी कई सारे बंस बनाए थे, कम से कम वो तो ले जाते। फिर उन्होंने वापस से अपनी वाइफ को पकड़ लिया और ज्यादा बंस खिलाने के लिए, ये पूछते हुए कि बताओ मैं बेस्ट शेफ हूँ ना। तो वो बोलती हैं कि हाँ आप हो, लेकिन अब मैं कुछ भी खा नहीं सकती क्योंकि मेरे डेंटिस्ट ने मुझे ये सब चीजें खाने के लिए मना करी है। और फिर तभी बहाना करके यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मोशिंग के घर का सीन देखते हैं, जहां मोशिंग के फादर ने भी सेम बंस बना रखे थे अपनी बेटी के लिए, जो कि किडोमा को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, यानी कि वो खुश हो गया एंड उनका टेस्ट भी अच्छा था। लेकिन तभी
आंट लिन आई और मॉम पर गुस्सा करने लगी। एक्चुअली वो ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं जहाँ फ्री में एज ए वेटरेस मोशिंग की मॉम को काम करने बुला लेती हैं। जहाँ कल गेस्ट को सूप देते टाइम मॉम ने गलती से सूप को गिरा दिया था जिससे उनके हाथ पर काफी चोट आई, लेकिन वो चोट आंट लिन को दिखती नहीं बल्कि वो नुकसान के पैसे मांगने लगती है। मोशिंग के फादर पैसे दे देते हैं तो तब वो पैसों के साथ साथ फ्री का सामान भी लेकर जाने लगी। तो तब किडोमा बोला कि एक तो आपने ज्यादा पैसे लिए हैं, यानी इतने का तो सूप भी नहीं था जितने पैसे आप मेरे डैड से ले चुकी हो, ऊपर से फ्री का सामान लेकर जा रही हो, इसलिए मुझे अभी इस सामान के पैसे दो। आंट लिन ऑब्वियसली पैसे देने से मना कर देती हैं एंड जताने लगती हैं कि जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी 12 साल की एज में और तुम्हारे पेरेंट्स को सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे तो तब वो मैंने दिए थे। किडोमा बोला कि तो हाँ, हम आपकी काइंडनेस आज तक याद रखते हैं एंड जितने पैसे लिए थे तो उन्हें वापस भी कर चुके हैं, लेकिन आप तब भी सामान फ्री में क्यों लेती हो। और फिर अपनी मॉम की चोट दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या हमने आपसे इस नुकसान के पैसे मांगे। आंट लिन चुप हो गई, फिर बोली कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी मॉम ने फिर से मुझसे उधार लिया था। तो तब किडोमा हैरानी से अपनी मॉम को देखने लगा। तो वहीं फादर बात खत्म करने के लिए आंट लिन को बंस देने लग जाते हैं। तो तब किडोमा को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि आप मेरे लिए बनाए हुए बंस इनको दे कैसे सकते हो। तो वहीं आंट लिन भी चिल्लाने शुरू कर देती हैं कि इस लड़की को बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। किडोमा भी बराबरी का लड़ने लगता है, यानी एक तरह से वो एक एक बात के सही जवाब दे रहा था। जो भी कुछ आंट लिन ने मोशिंग की फैमिली के साथ अनफेयर करा है, लेकिन आंट लिन कहाँ किसी से दबने वाली थी। वो कहती हैं कि मैं रेंट में 500 युआन्स बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें ये घर काफी सस्ते में दे रखा था। फादर ये सब सुनकर अपनी बेटी को चुप कराने की पूरी कोशिश करते हैं और माफी मांगने लगे, लेकिन जब आंट लिन बातों बातों में ये कहने लगी कि क्या मैंने कभी तुमसे एज ए वेट्रेस काम कराया है, यानी मैंने कभी तुमसे काम नहीं कराया, तो तब किडोमा ने उनकी फिंगर को खुद से दूर कर दिया। तो तब वो शोर मचाने लगती हैं कि इस लड़की ने मुझे मारा है, यानी देखो देखो इसने मुझ पर हाथ उठाया। फादर आंट लिन को चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और फिर जब बहुत जोर से अपनी बेटी पर चिल्लाई कि तुम्हारे बहुत पर निकल चुके हैं, यानी तुम्हें बिल्कुल बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। तो तब किडोमा हैरानी से उन्हें देखने लगा और पूछता है कि क्या सच में मुझे बात करनी नहीं आती, जबकि मैं तो आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। डैड उससे चुपचाप स्कूल जाने के लिए बोलते हैं। तो तब किडोमा गुस्से में यहाँ से जाने लगा और मॉम के रुकाने पर भी नहीं रुका। तो वहीं आंट लिन अनाउंस कर देती हैं कि अब रेंट तो बढ़ेगा ही, वो भी 500 युआन नहीं बल्कि 800 युआन। और फिर जब चली गई, यानी कि वो बंस भी अपने साथ ले जाती हैं और फ्री का सामान भी। तो तब डैड परेशान होकर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि सब मेरी गलती है जो मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ। यानी आज मैं मोशिंग पर भी चिल्ला गया, जबकि उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन वो मेरी वजह से इन चक्करों में पड़ रही है। मॉम भी रोना शुरू कर देती हैं और अपने हस्बैंड को शांत कराने की कोशिश करने लगी कि नहीं, आज से जितना हुआ है आपने हमारे लिए करा है, इसलिए हम आप पर प्राउड फील करते हैं। बट डैड शांत होते ही नहीं, बल्कि बस उदास होते जाते हैं कि नहीं, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ और ना ही एक अच्छा फादर हूँ जो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाऊँ। तो तब दिखाया जाता है कि बाहर से किडोमा भी इन सभी बातों को सुन रहा था एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मोशिंग की फैमिली को इतनी प्रॉब्लम्स में देखकर। और अब क्योंकि वो खुद को भी इसी फैमिली का मेंबर मानने लगा है, इसलिए डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे ही कहीं से पैसे अरेंज करने होंगे। एक्चुअली वो अपने पास से पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसकी पूरी पॉकेट मनी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो कहीं और से पैसे लेकर आएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.